हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्यूट सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जी हाँ, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या सच में हम लोग पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं इस चैप्टर को, इस चैप्टर के साथ काम करेंगे और इस चैप्टर से हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो आज से पढ़ना बंद और सीखना शुरू कर देना है। ओके, चलिए तो शुरू किया जाए इस चैप्टर को। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है और सिलेबस का आपका पहला चैप्टर है। तो आप जाहिर सी बात है कि फर्स्ट चैप्टर रखा गया, इसका मतलब कि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। अगर इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर में काफी ज्यादा आसानियां होंगी, काफी ज्यादा सहूलियत होगा उस चीज को पढ़ने में। अगर इस चैप्टर को आप नहीं समझते हैं तो आप अगले दो चैप्टर को भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इससे सारी चीजों को सीखना है और समझना है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा सेशन जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं चैप्टर को? जी हाँ, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो आज से अपने आप को लर्नर की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह नहीं, एक साइंटिस्ट की तरह समझना है। ऐसा समझना है आपको कि आप एक साइंटिस्ट हो, जूनियर साइंटिस्ट हो, और आप पढ़ नहीं रहे हो, आप चीजों को खोज रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो आज हम लोग यहाँ पे खोजबीन सीखेंगे और इसका सबसे बेहतर तरीका है आपको पढ़ाई करने का, सीखने का, कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें बजाय अदर बुक छोड़ के। आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी काफी प्यारी और खूबसूरत सी बुक है। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को, सीखने सिखाने की सिलसिला को, और बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर जो शुरू होता है वो एक कोट के साथ शुरू होता है। अगर आप एनसीईआरटी लाइन देखोगे, एनसीईआरटी को देखोगे तो एक कोट सबसे ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 1 का। क्या लिखा हुआ है कोट? फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। क्या लिखा हुआ है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। फैक्ट्स को याद रखना ही साइंस नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक डिक्शनरी को हम लोग लिटरेचर नहीं बोल सकते हैं, डिक्शनरी में जैसे कोई कहानी नहीं होती है, उसी तरह सिर्फ फैक्ट्स को रट लेना, मेमोराइज करना ही साइंस नहीं कहलाता है। साइंस का मतलब होता है कि उसके समझना, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, यह कहलाता है साइंस। तो हमारे प्यारे से चचा हैं जिनका नाम है मार्टिन एच फिशर, इन्होंने इस बात को कहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और पूरे इस सेशन जो आपका 10th का जर्नी है, इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे कि साइंस जो है फैक्ट नहीं है, वो एक तरह का क्या है, लर्निंग है, जिससे आप अपने जीवन में उसको उतार सके, इंप्लीमेंट कर सके और उससे कुछ थ्योरी समझ सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कहानी को। कहानी ये है कि सबसे पहले जैसा आपको हमने बताया कि हमें चीजों को पढ़ना नहीं है, चीजों को सीखना है, चीजों को छानबीन करना है और उससे समझना है, सीखना है। जैसे सोचो, आप क्या सोचोगे कि क्या होगा अगर, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा अगर मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर सीजन। दूध को अगर हम समर सीजन, जैसा कि समर सीजन शुरू हो चुका है, अगर ऐसी रूम टेम्परेचर पे अगर छोड़ दे तो क्या होगा। दूसरा बात आपको सोचना है कि क्या होगा कि आयरन का तवा या पैन जिसको बोलते हैं, या कील नेल जो है, उसको छोड़ दिया जाए एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, मतलब कि नमी वाले जगह पे। क्या होगा जब ग्रेप जो होंगे फर्मेंट हो जाएंगे तो क्या होगा। खाना जब पक जाएगा तो क्या हो जाएगा, और फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, और जब हम रिस्पिरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो हम अपने आम जिंदगी में देखते हैं। क्या क्या है कि मिल्क को रूम टेम्परेचर के बाद छोड़ने के बाद क्या दिखेगा हमको, क्या चेंजेस आएंगे। आयरन तवा या पैन या नेल या किसी भी आयरन के आर्टिकल को अगर हम लोग मॉइस्चर वाला जगह पर रख देंगे तो क्या होगा। ग्रेप्स को अगर ऐसे छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए तो क्या होगा। जब खाना पक जाता है तो क्या हो जाता है, और जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है। पहले इसके बारे में सोचना है, और यही कुछ चीजें हैं जिससे एनसीईआरटी आपके चैप्टर को शुरू करती है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी के टू द पॉइंट चलेंगे और सारा कुछ आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी से ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना। तो इसके बारे में आप सोचो, कुछ दिमाग में आ रहा है बात, कुछ आ रहा है? जी हाँ, आप बोलोगे सर मिल्क को अगर रूम टेम्परेचर पे गर्मी के दिन में छोड़ देंगे तो वो दूध जो होगा फट जाएगा, खट्टा हो जाएगा।
ऐसा क्यों हुआ नहीं पता। आयरन को, तवा को या पेन को या नेल को जो भी है उसको अगर ह्यूमिड एयर में एक्सपोज करके बाहर में रख देंगे तो क्या होगा, तो पता नहीं क्या होगा। बोलोगे जंग लग जाएगा, लग जाएगा। क्यों लग जाएगा नहीं पता। ग्रेप्स को अगर फर्मेंट कर देंगे तो फर्मेंटेशन होने के बाद जो ग्रेप्स है वो अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप 8th क्लास में पढ़े भी होंगे। क्यों होगा नहीं पता। खाना बनने के बाद क्या हो जाता है, तो वो लोग बनने के बाद खाना पक जाता है, पकने के बाद खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन उसके अंदर में क्या परिवर्तन होता है, चेंज होता है नहीं पता। फूड गेट डाइजेशन इन बॉडी, हमारे बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, फूड हम जो रोटी चावल या जो कुछ भी खाते हैं वो फाइनली डाइजेस्ट होके क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, हमको उससे एनर्जी मिलता है। कैसे नहीं पता। हम लोग जो रिस्पिरेशन करते हैं, हम लोग जो अपने बॉडी में एनर्जी को यूज करते हैं फूड को यूज होने के बाद, तो रिस्पिरेशन में क्या होता है ये भी हमको नहीं पता। ये कुछ कहानियां हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि इसका क्या परिणाम होगा। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप लोग लर्नर नहीं है, आप लोग स्टूडेंट नहीं है, आप लोग क्या है, आप लोग है जूनियर साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट लोग कभी भी क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, चीजों को खोजते हैं। ठीक है, तो आपको भी खोजते रहना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि जितना भी आपको हमने बातें बताई इसमें, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे हमको। क्या दिखेंगे? चेंजेस दिखेंगे। कैसे? जब दूध को आप छोड़ दीजिएगा रूम टेम्परेचर पे तो फट जाएगा वो, ठीक है, तो वो चेंज हुआ कि नहीं, कुछ चेंज हुआ। वैसे आप आयरन नेल को अगर बाहर एक्सपोज करके एयर में रखेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, उसमें कुछ चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ। उसी तरह से ग्रेप्स जब फर्मेंट होगा तो भी चेंज होगा, हम लोग रिस्पिरेशन करेंगे तो भी उसमें कुछ चेंज होगा, जब खाना पक जाएगा तो भी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। तो पहले बात हम समझेंगे कि चेंज क्या है, व्हाट इज चेंज। चेंज क्या है? तो आपने क्लास 9th में चेंज के बारे में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, ठीक है, कि चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो बदल जाता है, डिफरेंट हो जाता है। कब से? पहले वाले अपने ओरिजिनल फॉर्म से। बोलता है क्या है कि अ चेंज इज द एनी प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट बिकम डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट इन अपीयरेंस, शेप, साइज, प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। चेंज क्या है? चेंज का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस अपने ओरिजिनल स्टेट से, चाहे वो अपीयरेंस में हो, दिखने में हो, शेप में हो, साइज में हो, प्रॉपर्टीज में हो या कंपोजिशन में हो, अगर ये बदल जाता है तो इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, इसको प्यार से हम चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज। एकदम ध्यान सुनना है कि अगर आप आसपास में देखेंगे तो भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि काफी चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं अपने आसपास में, और भी आप अपने आसपास के ऐसे 20 चेंजेस का नाम लिखेंगे, 20 चेंजेस को खोजेंगे कि कौन कौन से और से चेंजेस है जो आपके आसपास हो रही है। तो क्या है? चेंज है। अब इस चेंज को दो टाइप में बांट दिया जाता है, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। दो तरह के चेंजेस हमारे आसपास को में देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे को बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये आपको भली भांति पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर से आपको हम बता देते हैं ना। तो फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है? चेंज आप देख सकते हैं, जैसे टमाटर हरा था, हरा से थोड़ा पीला हुआ, पीला से फिर लाल हो गया, ठीक है, ये क्या है? एक तरह का रैपनिंग ऑफ टोमेटो, एक तरह का चेंज है ना चेंज। चलिए, तो ये हमारा चेंज है। दो तरह के चेंजेस हैं हमारे पास, एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। सबसे पहले हम फिजिकल चेंज का बात कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद केमिकल चेंज के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंज क्या है। भैया कौन सा चिड़िया का नाम है फिजिकल चेंज? चलिए, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि वैसा चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। बोलता है फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, स्टेट और अपीयरेंस चेंज बट नॉट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। फिजिकल मतलब क्या? जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, रंग, रूप, साइज जो भी है, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मान लो कि अभी
हम आपके सामने दिख रहे हैं, अगर हम क्या कर ले कि अभी बड़े बड़े दाढ़ी लगा ले, ठीक है, मूछ लगा ले, ठीक है, और बड़ा बड़ा बाल लगा दे, ठीक है, तो क्या मैं अंदर से चेंज हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। फिर क्या होगा? सिर्फ हमारा अपीयरेंस चेंज होगा, हम सिर्फ लुक चेंज होगा, अंदर से हम वही नीतीश सर होंगे, दूसरा कोई नहीं होंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से जब अपीयरेंस चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे में एग्जांपल आप लेंगे तो एक है मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और टीयरिंग ऑफ पेपर। ये जो आपको मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये सारा चीज दिख रहा है, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। क्या इसमें कोई भी नया सब्सटेंस बन रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर ग्लास टूटेगा तो शीशा ग्लास तो शीशा ही रहेगा, नया चीज तो नहीं बना, बस टूट के उसका शेप अलग हो गया। आइस मेल्ट होकर वाटर बना, उसका फॉर्म बदला, स्टेट बदला, सिर्फ वो भी आइस के फॉर्म में भी वो वाटर ही था, और जब पिघल गया तो वाटर ही रहेगा। पेपर को अगर फाड़ देंगे हम, टीयरिंग कर देंगे तो भी वो पेपर ही रहेगा, कोई नया चीज तो नहीं बन जाएगा। तो जब भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और इस फिजिकल चेंज का सबसे बड़ा खासियत है कि यह रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है इसको फिर से हम उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, और उसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो कहने का मतलब कि फिजिकल चेंज का मतलब कि जब कभी किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक अपीयरेंस, शेप, साइज और स्टेट चेंज हो जाएगा तो उसको हम प्यार से बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब आपको अपने आसपास के जो सराउंडिंग है वहां से आपको 20 फिजिकल चेंज आपको अपने आप से सोचना है। सोचना है कि 20 फिजिकल चेंज कौन कौन है जो हमारे आसपास हो रहे हैं। आपको हमने 3 बताया, 20 और। जब आप सोचोगे तो ही आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा शार्प होगा और स्ट्रांग होगा ना, तो सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? तो केमिकल चेंज वैसा चेंज है जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगा ही, मतलब अपीयरेंस, शेप, साइज तो चेंज होगा ही, साथ साथ उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे, और यहां पे कोई ना कोई नया सब्सटेंस जरूर बनेगा। तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। बोलता है कि अ केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइएगा तो थोड़ा सा, क्या बोला है कि अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। बोलता है क्या कि अगर हम एक ऐसा चेंज को देखें जहां पे क्या हो कि एक सब्सटेंस या एक से अधिक सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, और कैसा? नया, बिल्कुल जो उनके प्रॉपर्टी बिल्कुल पुराने वाले से अलग हो, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल समझेंगे, सबसे पहला रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर कभी आयरन में कोई रस्ट लग गया, जंग लग गया, तो क्या फिर से वो ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कि उसका ऊपरला सरफेस खराब हो गया, वो चेंज हो गया और एक नया सब्सटेंस बन गया, वो क्या बन गया? रस्ट बन गया। सेम उसी तरह से कुकिंग ऑफ फूड, अगर आप खाना बना दिए एक बार तो फिर से इसको पहले फॉर्म में ला नया चीज बन गया, तो क्या है? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर को अगर जला दिए तो राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, और ये भी क्या एक तरह का केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का सबसे बड़ा खासियत ये है कि उसमें नया सब्सटेंस बनता है, बिना नया सब्सटेंस बने केमिकल चेंज नहीं हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड whose property is totally different from the original substance। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा उससे बिल्कुल अलग होगा, तब जाकर उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। और इसका सबसे खास बात है कि ये इरिवर्सिबल है। क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है कि इसको फिर से हम लोग पहले वाले स्टेट में नहीं ला सकते किसी भी फिजिकल तरीका से, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। आई होप आप केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज तो समझ गए होंगे। समझना कि आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं, कब? क्लास 9th में। तो फिजिकल चेंज सीख गया, केमिकल चेंज सीख गया, दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। क्या मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप 3-4 डिफरेंसेस बता दें हमको कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जरूर बता देंगे कि फिजिकल चेंज
क्या है और केमिकल चेंज क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। एक बार आपके लिए मैं फिर से दिखा देता हूं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच डिफरेंस क्या है, ताकि आपको कोई भी समस्या आगे चल के ना हो। चलिए, ये हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले क्या है, बोलता है कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कभी भी फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिर से समझिए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कभी भी एक फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, सॉरी नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। कब? जब फिजिकल चेंज होगा तब। लेकिन यहाँ पे न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनेगा और नया बनेगा। मटेरियल रिमेन्स सेम, जो अंदर का मटेरियल है वो सेम रहेगा, लेकिन इनमें एंटायर प्रॉपर्टी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, नया प्रॉपर्टी आ जाएगा ना जो भी बनेगा। इसमें बोलता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, फिजिकल चेंज जैसे शेप, साइज, स्टेट। इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे केमिकल बॉन्ड्स बन जाएंगे या बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और एकदम नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो केमिकल चेंज है। यूजुअली ये रिवर्सिबल होता है, आपको पहले बता दिया गया, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसको रिस्टोर किया जाता है पहले फॉर्म में, उसको नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस जिससे बना हुआ है वो सेम रहता है, कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। मतलब कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा, वो सेम रहता है, ठीक है। इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होके जाता है। और लास्ट एग्जांपल दिया मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, या H2O सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड H2O को सॉलिड से लिक्विड बनाना ही क्या कहलाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक नया चीज बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, आयरन ऑक्साइड, और ये एक नया चीज बन गया, इसका मतलब कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। तो अब आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस एकदम अच्छे से समझ गए होंगे और कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये आपने 9th में भी पढ़ा था और हमने आपको रिपीट भी करा दिया। तो आप बोलोगे कि सर आप क्यों समझा रहे हैं हम लोग को ये सब चीजें, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। मैं आपको बस एक बार याद दिला रहा हूं, पढ़ा आपने सब कुछ है, आपने सीखा थोड़ा कम है, और मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूं और सीख के ही जाना है। अगर यहाँ आए हो तो सीख के ही जाना है। चलिए, अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने बात किया कि हम लोग क्या है, हम लोग लर्नर्स नहीं है, हम लोग स्टूडेंट नहीं है, हम लोग साइंटिस्ट हैं। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करके अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो हम लोग भी करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हमें एनसीईआरटी बोलेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेंगे अगर एनसीईआरटी में नहीं होगा तो भी, लेकिन सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को माई बाप मानेंगे। क्या मानेंगे, माई बाप। ओके, चलिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर में अगर हम बात करें कि एक एक्सपेरिमेंट जो सजेस्ट किया गया है, आपके स्कूल्स में ये कराया भी जाएगा, ठीक है, अगर कराया जाता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कराया जाता तो भी आप सीख सकते हैं ना। चलिए, कराएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं कराया तो भी बढ़िया है। चलिए, तो क्या करना है, तो एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी से काट के लिया हुआ है ताकि ऑथेंटिसिटी बना रहे, आपको पता चले कि एनसीईआरटी का ही है। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें कॉशन, खतरा भैया, खतरा है, मतलब कि हम लोग साइंटिस्ट तो हैं, मतलब आप लोग साइंटिस्ट तो हैं, लेकिन आप लोग जूनियर साइंटिस्ट, इसलिए हमने आपको क्या बोला था, जूनियर साइंटिस्ट। तो आप जूनियर साइंटिस्ट हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करते टाइम सीनियर साइंटिस्ट यानी हम जैसे लोगों का हेल्प चाहिए। तो जब भी आप इसको करना है, ठीक है, तो टीचर का असिस्टेंस जरूरी है, टीचर का वहां प्रेजेंस जरूरी है। अकेले में इसको ना करें, नहीं तो थोड़ा खतरा हो सकता है, थोड़ा का ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो आई ग्लासेस पहन लेना है ताकि आपके आंख को नुकसान ना हो। चलिए, सबसे पहले आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्या होता है मैग्नीशियम रिबन, बाल बांधने वाला नहीं, बाल बांधने मेटल होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये क्या है, ये है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन है ना, रिबन है। और इस मैग्नीशियम रिबन को टोंग की हेल्प से, ये आपको टोंग दिख रहा होगा, टोंग, टोंग की हेल्प से पकड़ना है और एक बर्निंग कैंडल के पास को ले जाना है, जलते हुए कैंडल के पास ले जाना है, ठीक है। ध्यान रहे कि आप आई ग्लास पहने हैं और टीचर वहां जरूर होंगे। तो इसको फिर जलाना है। तो जलाने के बाद आप देखेंगे कि जलने के बाद ये जो मैग्नीशियम है
वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जलाने से पहले कुछ क्या बोला जाता है यहाँ पे, क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। क्या बोला है, पहले क्लीन करना है इसको, पहले सैंड पेपर के हेल्प से इसको आप साफ कर लेंगे, उसके बाद जलाएंगे। ठीक है, टोंग से पकड़ेंगे, बोला होल्ड टंग, टोंग से पकड़ लेंगे इसको, और जो स्पिरिट लैंप है या कैंडल है जो भी है उसके बर्नर के नजदीक ले जाएंगे और इसको आप थोड़ा देर के लिए रखेंगे। जैसे ही आप रखेंगे तो ये मैग्नीशियम रिबन जो एक मेटल है, ठीक है, जो एक मेटल है और मेटल जैसा दिखता भी है, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, जलना स्टार्ट होगा। बोलता है कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कीप इट अवे फार पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। इसको जितना अपने आंख से दूर रहे उसको दूर करके जलाना है, और जलाने के बाद देखना है कि क्या हुआ। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि भैया जो व्हाइट जो मैग्नीशियम रिबन था जो इस तरह का दिख रहा था, सॉरी, जो मैग्नीशियम रिबन इस तरह का दिख रहा था वो जलते टाइम इस तरह का दिखने लगा, और जलने के बाद इस तरह का दिखने लगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को करके हम लोग कुछ बात को सीखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने नहीं सीखने आए। गुड, मन में बार बार बोलना है कि आप पढ़ने नहीं सीखने आए ना। तो इसके कंक्लूजन पहुंचते हैं, इसके ऑब्जर्वेशन पहुंचते हैं कि क्या है इसका ऑब्जर्वेशन, क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली बात देखेंगे, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन जलेगा एक व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम के साथ, एक व्हाइट फ्लेम के साथ, ब्राइट फ्लेम के साथ जलेगा। सबसे पहला बात ये जलेगा, और जलने के बाद ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट, इसको एस मतलब राख में कन्वर्ट हो जाएगा जलने के बाद। और इस जलते टाइम हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि एक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि रिएक्शन कैसे है। तो इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद हम ये तो समझ चुके हैं भाई कि इसका स्टेट तो चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है, और ये पाउडर बन गया है। तो अब इस चीज को देख के बताइए कि ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो आप बोलोगे सर आपने बताया है कि जहां कहीं भी एक नया सब्सटेंस बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो जी हाँ, ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है, एक तरह का केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, ऐसी समझते चलना है। तो केमिकल चेंज है। इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा छोड़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद एक्सपेरिमेंट दूसरा देखते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी नंबर 1.2 क्या बोलता है, तो आपको लेड नाइट्रेट लेना है, एक कंपाउंड है, ठीक है, लेड नाइट्रेट को बोलते हैं क्या, लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2। ठीक है, अभी देखिएगा आगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। लेड नाइट्रेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेना है। हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले रखा है, ठीक है। दूसरा में लेना है हमको पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, और इसको हम मिक्स करेंगे। तो एक हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट, और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। दोनों जो कंपाउंड है, दोनों जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होते हैं। कैसे है, कलरलेस। जैसे हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाएंगे वैसे आप देखिए कि इसमें येलो कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, और फाइनली जो है हमारा इस तरह का दिख जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब इसमें कलर को मिलाया गया, ठीक है, तो एक नया चीज जो कि सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठा हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉलिड जो है यहाँ पे बैठा हुआ दिखेगा। तो दोनों लिक्विड था, एक नया सॉलिड बना जिसका कलर बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया। अब जब नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो ये भी हमारा एक तरह का केमिकल चेंज है। अब इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा हमको, तो इसके ऑब्जर्वेशन पे आते हैं हम। तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट जो कलरलेस था, ठीक है, लेड नाइट्रेट जो कलरलेस था वो रिएक्शन के बाद, मतलब कि मिक्स होने के बाद पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसका कलर चेंज हो गया। तो बोला है क्या यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड द कलरलेस सॉल्यूशन चेंज इमीडिएटली। जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो अचानक से चेंज होना शुरू हो गया जल्दी जल्दी।
और येलो कलर का प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे बन जाता है। और जो सॉलिड बनते हैं वो धीरे धीरे नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो आपको यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा जो सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। इसका मतलब कि इस तरह में भी एक नया सब्सटेंस बना जो कि सॉलिड के फॉर्म में बन गया, तो ये चेंज भी कैसा कहलाएगा? केमिकल चेंज। इसका मतलब कि जो भी 3 एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं, देखें अभी तक, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल? केमिकल चेंज। तो ये 3 बात आप जरूर सीख लिए यहां से कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो एक केमिकल चेंज होगा। जब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सॉरी दूसरा ही एग्जाम्पल देखे, 3 नहीं 2 ही देखे ना। दूसरा देखे कि लेड नाइट्रेट को अगर पोटेशियम नाइट्रेट से मिलाएंगे तो क्या होगा? एक केमिकल चेंज होगा। एक लास्ट हम देख ही लेते हैं ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और सब आपके एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है ना, इसलिए हमने एनसीईआरटी के पेज को ही काट के यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको दिखे कि हाँ भाई हम कहीं बाहर से नहीं, हम सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो शुरू करें कहानी। यस, तो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट में करना है कि टेक, यहाँ पे भी काउशन है, काउशन मतलब आपको सावधान हो जाना, जहां पे लिखे कि आपको जब भी केयर इसको हैंडल करना है, केयर के साथ करना है, बहुत ध्यान से करना है। अगर टीचर साथ में हो तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले क्या लेना है कि जिंक ग्रेनुअल्स लेना है, मतलब जिंक के कुछ टुकड़े लेने हैं, और एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं या उसके जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, दोनों में कोई एक एसिड ले लें। और इसको क्या करना है कि धीरे से उसमें मिला देना है। किस चीज को? जिंक के टुकड़े को। और कुछ देर छोड़ने के बाद इसको देखना है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बात को नोटिस करना है। थोड़ा सा इस फ्लास्क को छू के भी देखना है, टच करके देखना है। तो टच करके देखेंगे तो क्या आपको महसूस हुआ है? क्या कुछ टेम्परेचर में चेंज महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप पाएंगे कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशन। क्या पाएंगे आप पाएंगे यहाँ पे कि जब भी जैसे जिंक को नीचे डाला गया, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, और सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद आप देखेंगे कि उसमें बबल्स निकलना शुरू होते हैं, कुछ गैसेस का बबल निकलना शुरू होता है, कुछ गैस निकलना शुरू होता है। ठीक है, और गैस जो निकलता है उसको अगर आप जलाएंगे, गैस को अगर उसके सामने कैंडल ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगा। कैसे जलेगा? पॉप साउंड के साथ। और जो भी गैस पॉप साउंड के साथ जलता है उसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा ना। तो ये जब जलता है वो माचिस ले जाएंगे वहां पे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा। और बोलता है कि जो जिंक के ग्रेनुअल्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएंगे उसी सॉल्यूशन में। सबसे पहले जिंक आपको इस तरह का दिखेगा, ये जिंक के कुछ टुकड़े हैं और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए हैं। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो देखिए बबल्स निकलना शुरू होता है, और ये बबल्स जो पाइप से ऊपर जा रहा है, इसके पास में अगर आप जलता हुआ मोमबत्ती, कैंडल या माचिस का तीली ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा, और जो पॉप साउंड के साथ जलता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। इसका मतलब है कि इसको करने के बाद, इसको मिक्स करने के बाद एक नया चीज हमको देखने को मिलता है, और वो है हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब कि नया सब्सटेंस बना है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज। इसका मतलब तीनों एक्टिविटी को हम पढ़ के ये बात को समझ पा रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग तरह के केमिकल चेंज मिल सकते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज, द रिएक्शन विद लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज अ केमिकल चेंज, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज ए केमिकल चेंज। इसका मतलब है सब जो है वो केमिकल चेंज है, और सब में कुछ न कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं। इसका मतलब कि जहां पे केमिकल चेंज है, ठीक है, जहां पे केमिकल चेंज हो रहा है वहां पे नए सब्सटेंस बन रहे हैं, और जो भी केमिकल चेंज होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन। मतलब कि ये जो तीनों एक्टिविटी आप पढ़ के समझे, इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है चेंज लाने के पीछे? वो है केमिकल रिएक्शन। मतलब कि बिना केमिकल रिएक्शन के कोई केमिकल चेंज हो ही नहीं सकता है, बिना केमिकल रिएक्शन के कोई भी नया सब्सटेंस बन ही नहीं सकता है। तो एक बात आप दिमाग में डाल के ताला मार देंगे कि जब भी कभी कोई नया सब्सटेंस बनेगा, मतलब केमिकल चेंज होगा, तो उसके पीछे एक कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो होगा केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे थोड़ा सा बात को कि ये जो कंक्लूजन है, ये एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कंक्लूजन ये आता है हमारे पास, ठीक है, कि जब भी भैया केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल चेंज होगा
उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होगा केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं ये एनसीईआरटी के ही लाइन है, आप बुक पढ़ेंगे जरूर, और वीडियो देखने से बढ़िया है कि आप बुक पढ़ लें। अगर आपको बुक पढ़ के समझ में नहीं आ रही है तब आप यूट्यूब पाए हेल्प लें, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा आपके लिए? बुक पढ़ें। अगर वीडियो देख भी लेते हैं तो भी आप एक बार जरूर बुक पढ़ें, ये मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप जरूर पढ़ें, क्योंकि बुक पढ़ना आपको और ज्यादा शार्प बनाएगा। तो बोला कि फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन has taken place। ये एक्टिविटीज हम समझ सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसी बातें जिसको देख के हम बता सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहला बात है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। चेंज इन कलर, कलर चेंज हुआ। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हुआ तो, और चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बदला तो केमिकल रिएक्शन होगा। इसका मतलब कि जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा ये चारों चेंज देखने को मिल सकते हैं। ये चारों चेंज देखने को मिल सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। टेम्परेचर चेंज, कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सब कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब है कि क्या सभी केमिकल चेंज में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। अब कोई बच्चा पूछेगा कि क्या सर इस चेंज ऑफ स्टेट को हम केमिकल चेंज कर सकते हैं? अब बोलोगे मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये भी तो है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? ये भी तो स्टेट चेंज हो रहा है, इसमें सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो क्या ये केमिकल चेंज है? तो बिल्कुल नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है। तो फिर बोलोगे आपका तो ये बात फिर गलत हो गया, या एनसीईआरटी की तो बात तो गलत हो गई। एनसीईआरटी बोल रही है कि जहां पे केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे ये चेंज देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी ये नहीं बोल रही है कि जहां ये चेंजेस दिखेंगे वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा ही। समझ गए बात को? मतलब जहां केमिकल रिएक्शन होगा ये चेंज दिखेंगे, लेकिन जहां ये चेंज होंगे कोई जरूरी नहीं कि वहां पे ये केमिकल रिएक्शन होगा ही। समझ गए बात को? चलिए एक बात है जो आपको हम बताते हैं, जैसे सभी केमिकल रिएक्शन में ये चेंजेस दिखेंगे, लेकिन सभी ये चेंजेस में केमिकल रिएक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे हर बाप एक बेटा होता है लेकिन हर बेटा एक बाप नहीं होता है। आप भी किसी के बेटे होंगे, क्या आप किसी के बाप हैं? अभी तो फिलहाल नहीं है सर। चलिए ठीक है, तो ये है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत बड़ा बात है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी केमिकल चेंज। जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सॉरी, जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? केमिकल चेंज के लिए। मतलब कि अगर दुनिया में कोई भी केमिकल चेंज देख रहे हैं आप, रस्टिंग ऑफ आयरन अगर केमिकल चेंज है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, टमाटर हरा से लाल हो गया, इसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। दूध से दही का बनना क्या है? केमिकल चेंज। इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब कि बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए बात को? केमिकल चेंज किसके बिना नहीं हो सकता है? केमिकल रिएक्शन के बिना। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो इतना बात आप सीख चुके हैं ना कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में क्या, और जो भी एक्सपेरिमेंट है केमिकल चेंज का उसमें केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शन का बात करेंगे हम आज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है? जैसे हम बोले कि केमिकल चेंज के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन थोड़े है भाई, ये डेफिनेशन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो जब कभी एक या एक से अधिक सब्सटेंस, जब कभी एक या एक से अधिक सब्सटेंस अपने आप को चेंज कर लेंगे या चेंज हो जाएंगे, किसमें? न्यू सब्सटेंसेस में, जिनका प्रॉपर्टी पहले से बिल्कुल अलग होगा, उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज नहीं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? Chemical reaction is the process in which one or more substances change into new substance with different properties is known as
केमिकल रिएक्शन। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट लेते थे, हमने क्या किया था, मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम को जलाना, किसी भी चीज को जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, और रिएक्शन करने के बाद व्हाइट पाउडर बना था। क्या बना था, व्हाइट पाउडर। और यही व्हाइट पाउडर का नाम क्या है, इसी व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया चीज बन गया, मतलब एक केमिकल चेंज है, और इस केमिकल चेंज के पीछे एक केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। एक दो बात और आप यहां पे सीख लेंगे कि अगर जो भी चीज केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन हो रहा है और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको प्यार से हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एक से ज्यादा तो रिएक्टेंट्स कर देंगे, और जो फाइनली बनता है रिएक्शन के बाद, जो चेंज के बाद नया सब्सटेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एक से ज्यादा रहेगा तो प्रोडक्ट्स बोल देंगे। अब जो रिएक्टेंट है इनके बीच में हम प्लस का साइन देते हैं कि ये रिएक्ट कर रहे हैं, और जो रिएक्ट करके बनता है उसके साथ एरो लगा देते हैं, ठीक है, और बनता है प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो प्लस करके और भी लिख देते हैं। तो इधर रिएक्टेंट और उधर प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को हम लोग किधर रखते हैं, राइट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ऐसे बनता हमारा एक नया प्रोडक्ट, और ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन का बात किए हैं, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देंगे ना। सुनिएगा, होमवर्क क्या है, चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये होमवर्क करके आना है, ठीक है। जनरली होमवर्क तो मिलता नहीं है, लेकिन क्या ही किया जाए, देना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा है, सीखा है, रिसर्च किया है, तो कुछ कंक्लूजन तो आप पहुंचे होंगे ना। पहला है कि अगर आप एक्टिविटी देखे होंगे तो दिखा हुआ था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है सैंड पेपर से, और फिर उसको जलाना है। ये क्लीन क्यों करना है, पहला बोला, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। एक जलाने से पहले मैग्नीशियम को क्यों क्लीन करना है, ये बताना है। दूसरा बात है, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर। जब हवा के साथ मैग्नीशियम जल जाएगा तो क्या होगा फाइनली। तीसरा है, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जलते टाइम जो कलर होगा फ्लेम का वो कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं, कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। बोलते व्हिच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान कौन सा गैस रिलीज होगा। हाउ कैन वी टेस्ट द गैस प्रोड्यूस इन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जो गैस निकला है गैस को कैसे चेक कर पाएंगे कौन सा गैस है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट मिक्स विद द पोटेशियम आयोडाइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा। और लास्ट इक्वेशन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका कलर क्या होगा। ये सारे जो रिएक्शन है, क्वेश्चन है, उसको आपको आंसर करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, फिर इसको डिस्कस करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ओनली 8 क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको खुद से तैयार करना है, खुद से लिखना है, कहीं किसी भी चीज का हेल्प नहीं लेना है, ना गूगल, ना मूगल, ना चैट जीपीटी, ना जेमिनी, किसी चीज का हेल्प नहीं लेना, खुद से सोचना है। क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ही साइंस को अच्छे से समझोगे, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट हैं, नॉट लर्नर्स, नॉट स्टूडेंट। हम लोग क्या करेंगे, खोजेंगे और सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करें।